जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब की बेहतरीन क्लासेस में। ये स्टूडेंट एसएससी एमटीएस के जो एग्जामिनेशन है उनके लिए आपका संस्थान के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जा रही है, इस सीरीज में हम लोग जैसा कि प्रीवियस पेपर्स के जीएस के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन हो रही है, पढ़िए जरूर, नोट्स जरूर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप और आपके साथ में जो भी लोग हो उनको इस चीज़ का फायदा मिल सके। चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पूछी जा रही है। ऑप्शन में आपका जन्म दर है, साक्षरता दर है, लिंगानुपात है और मृत्यु दर है। सबको पता है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या वो क्या होती है, आपकी लिंगानुपात होती है, सेक्स रेशियो होती है। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं, भारत का लिंगानुपात आपका कितना है, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है, याद रखिएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं हैं कितने प्रति हजार पुरुषों पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीमेल्स की आपकी संख्या कितनी है, 943 है और मेल्स कितने हैं आपके 1000 है। 2011 का लिंगानुपात हमारा आपका क्या है कि आपका सर्वाधिक आपका अगर देखा जाए कि 2011 के लिंगानुपात में सर्वाधिक कहाँ पर आपका केरल में, केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है समस्त राज्यों में। वहां पे क्या है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, और अगर यूटीज की बात करते हैं तो आपका कौन सा होगा, पुदुचेरी होगा। अगर सबसे कम बात कर लें, सबसे कम कौन सा आपका राज्य होता है, आपका कौन सा, हरियाणा। तो यहाँ पर सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा आपका केरल। और भारत का लिंगानुपात कितना, 943 प्रति हजार पुरुषों पर। अगर देखा जाए हम लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से, तो यूपी में जो आपका लिंगानुपात है, यूपी का लिंगानुपात आप सबको पता होना चाहिए कितना है, 912। आप राष्ट्रीय लिंगानुपात के अनुपात से कम हो, यूपी का लिंगानुपात कितना है, 912 है, कितने पर, प्रति 1000 पुरुषों पर। तो 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर बात किया जाए बाकी चीजों की, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या है, आपका जन्म दर है, साक्षरता दर है और मृत्यु दर है। अगर हम जन्म दर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो बर्थ रेशियो है, तो जन्म दर हमारा आपका 2.05 है। ठीक है, कितना है, 2.05, ये हमारा क्या है, बर्थ रेशियो है। और साक्षरता दर की बात करते हैं तो इंडिया का जो एवरेज हमारा आपका साक्षरता दर है वो हमारा आपका कितना है, 74.04%। ठीक है, बाकी साक्षरता दर याद रखिएगा कितनी है, 74.04%। ये इंडिया की आपकी लिटरेसी रेट है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, भारत की साक्षरता दर में पुरुषों और महिलाओं की, ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर की बात करते हैं मेल्स की, ये लगभग आपकी कितनी परसेंट है, 82% के पास। ठीक है, लगभग कितनी, 82% है। और महिलाओं की कितनी है आपकी, ये महिला की साक्षरता दर आपकी लगभग 65% है, 65.46% है, या आप इसको 65% मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 82% आपके 82.14% पुरुषों की है, 65.46% किसकी है, महिलाओं की। तो यहाँ पर ये हमारा आपका क्या है, लिंगानुपात है, सॉरी साक्षरता दर है किसका, भारत का। ओवरऑल याद रखिएगा कितना है, 74.04%। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित है। अगर मृत्यु दर की बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो आपकी जन्म दर है ये आपके लेटेस्ट आंकड़े हैं, कब के, 2020 के हैं। अगर मृत्यु दर की बात करते हैं आपकी, ठीक है, तो ये जो मृत्यु दर है आपकी ये 2022 के आंकड़े। ठीक है, 2022 के अनुसार यहाँ पर ये आपकी 9.1 है प्रति 1000। ठीक है, ये आपकी कितनी है, 9.1, यानी 1000 पुरुषों पर आपके, सॉरी 1000 व्यक्तियों पर 9.1 का आपका क्या है, डेथ रेशियो है आपका। और ये आपके 2022 के आपके आंकड़े। ठीक है, तो ये आपके करंट की आपकी सारी चीजें हो जाएंगी जो आपको याद करनी है, पढ़नी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पर आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो 2022 की फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी पूछा गया। तो आप सबको पता है इसका आंसर कहाँ पर आपका, कतर में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कहाँ पर आयोजित होता है, कतर में आयोजित होता है। और यहाँ पर जो फीफा वर्ल्ड कप था 2022 का, इसकी बात अगर कर रहे हैं, और अगर हम लोग अगला देख लें, जैसे आपका अपकमिंग पूछा गया, तो हमारे लिए अपकमिंग ये भी है, 2026 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा, अमेरिका में होगा। अमेरिका के साथ में कहाँ पर होगा, कनाडा में होगा। और कहाँ पर होगा आपका, मैक्सिको में होगा। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, 3 देशों में फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा। और अगर बात करें कतर में हुए इस बार के फीफा वर्ल्ड कप की, तो इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका विजेता अगर देखा जाए
तो विजेता हम सबको पता कौन आपका अर्जेंटीना है। अगर हमसे पूछा जाए कौन उपविजेता, तो उपविजेता कौन है आपका फ्रांस। तो विजेता और उपविजेता आप देखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में नटांजलि उत्सव, ठीक है, नटांजलि या आपको इसका आपका नृत्यांजलि उत्सव करके भी आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्सव कहाँ पे आपका मनाया जाता है ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा नृत्यांजलि या नृत्यांजलि उत्सव की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका बिलोंग करता किससे, भगवान नटराज की मूर्ति से। नटराज भगवान शिव का ही हमारा आपका नृत्य करता हुआ स्वरूप है, जो आपका साकार होता है। ये आपका इसकी जो अवधारणा पहली बार सामने आती है किसके समय, यहाँ पे चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य के समय क्या हुआ, नृत्य करते हुए कई सारी आपकी क्या बनाई गई थी, मूर्तियां बनी थी भगवान शिव की। तो यहाँ पर आपका ये चोल साम्राज्य कहाँ का, दक्षिण भारत का है। और दक्षिण भारत का हमारे पास एकमात्र राज्य कौन सा है आपका, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि के लगभग 5 दिन पहले से हमारा आपका 5 दिन का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसको हम लोग आपका नृत्यांजलि उत्सव या नृत्यांजलि उत्सव के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर राज्य की विधानसभा, विधानसभा तो किसी भी राज्य का क्या होगा, निम्न सदन होगा, लोअर हाउस होगा। इस निम्न सदन में सदस्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, 600 से 1000, 50 से 400, 60 से 500 और 10 से 100। यहाँ पर राज्यों में संख्या पूछी जा रही है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे आपके जो राज्य होंगे, इनमें सदस्यों की संख्या जो आपकी न्यूनतम होगी वो कितनी होगी आपकी 60 होगी न्यूनतम, और अधिकतम कितनी होगी आपकी 500। जो निम्न सदन होगा उसमें सदस्य संख्या कितनी होगी आपकी 60 से लेकर किसके बीच में होगी आपकी 500 के बीच में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ना जाने कितने सारे एग्जाम से पूछा गया है। मिनिमम 60 होगा और मैक्सिमम कितना होगा हमारा आपका 500 होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो हमारे आपके सदस्य संख्या है, इस सदस्य संख्या से जुड़ी कई सारी और चीजें हैं। ये विधानसभा है, फिर एक आता है हमारा आपका दूसरा सदन आता है कौन सा, विधान परिषद। विधान परिषद जिसको हम लोग आपका बोलते हैं आपका क्या, उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, जो अपर हाउस है राज्य का, सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, ये आपका अधिकतम कितनी हो सकती है, विधान सभा के सदस्यों का 1/3, ये मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का कितना हो सकती है, मैक्सिमम आपका 1/3, इससे ज्यादा नहीं होगी, याद रखिएगा। तो विधान सदस्यों का कितना होगा मैक्सिमम आपका 1/3। अगर यहाँ पर देखिएगा 60 से लेकर 500 तक है, तो अब यहाँ पर क्या किया गया कि ये कब तक रहेगी, हुआ ये 84th अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 84वें संविधान संशोधन 2001, इसके द्वारा क्या किया गया कि ये निर्धारित कर दिया गया कि वर्ष 2026 तक, इसका भी याद कर लीजिएगा कब का, 2026 तक जो आपके राज्य विधानसभा की सीटें होंगी या विधान परिषद की सीटें होंगी या लोकसभा की सीटें होंगी, किसी भी सदन की सीटें होंगी, आपकी यथावत रहेंगी, इनमें परिवर्तन संशोधन नहीं होगा। उसके बाद में जो हमारी आपकी नई जनगणना होगी, मतलब 2026 के बाद हम 2031 की जनगणना कहते हैं, उसके आधार पे क्या होगा, सीटों का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा सीटें कब तक के लिए, 2026 तक के लिए यथावत रहेंगी। अगर हमसे पूछा जा रहा है आपका किसका है, 60 से कम, ठीक है, कुछ राज्यों में अपवाद, किन राज्यों में अपवाद रहेगा, जहां पर क्या है सीटें कम है, ठीक है। तो अगर हम अपवाद वाले राज्यों को देख लें, तो अपवाद किन राज्यों में सीटें जो होंगी 60 से कम होंगी, जिनमें से जैसे आपका सबसे पहले कौन सा होता है आपका पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी में जो सदस्य संख्या होती है विधानसभा की वो कितनी होती है आपकी 30 होती है। पुदुचेरी के बाद में अगला हमारा आपका कौन सा होता है आपका सिक्किम होता है। सिक्किम में सदस्य संख्या कितनी होती है आपकी, अधिकतम आपके 32 होगी। फिर हमारा आपका कौन सा है, मिजोरम है। मिजोरम में सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी। मिजोरम के बाद में अगर हम बात करें किसकी, गोवा की, ठीक है, गोवा की भी सदस्य संख्या कितनी होती है आपकी विधानसभा की, आपकी 40 होती है। और आपका एक लास्ट आपका कौन सा बच रहा है,
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये कौन सा याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश में सदस्य संख्या कितनी होती है आपकी, 60 होती है। तो यहाँ पर ये अपवाद है, ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा यानी जो निम्न सदन होगा इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है आपके, 60 के नीचे होगी, ठीक है। पुचेरी 30 है, सिक्किम 32, मिजोरम गोवा 40 और अरुणाचल प्रदेश कितना, 60। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसको भी याद रखिएगा, 84th अमेंडमेंट 2001 मिनिमम 60 होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, 500। चलिए बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी। देखिएगा, नॉर्मली सब जानते हो भारत की जो पड़ोसी देश कौन सा है आपका, भूटान, इसकी राजधानी कौन सी है, थिम्पू है। भूटान के लिए आपका पीटी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे था पहले वाले पीटी में जो लास्ट ईयर हुआ था, लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म, ठीक है, यानी आपका तूफानों बिजलियों का देश किसको बुलाता है, लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म आपका, वो हमारा आपका कौन सा है आपका, भूटान। तो भूटान आपका विश्व का एक देश जिसकी राजधानी कौन सी आपकी, थिम्पू, भारत के बगल में स्थित है। और ये जो भूटान है ये आपका इसका सार्क का भी मेंबर है, ठीक है, किसका मेंबर है, सार्क समूह, दक्षिण एशियाई देश और डचेस का भी समूह है। अगर भूटान की लोग बात कर ही रहे हैं, भूटान विश्व का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जो आपका कैसा है, कार्बन न्यूट्रल है, और ये अपनी समृद्धता को आपके अपने नागरिकों की प्रसन्नता के आधार पर मापता है। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आती है, वो आपके भूटान की वजह से ही आप मान लीजिएगा चालू होती है, ठीक है। ये आपके नागरिक अपने नागरिकों की प्रसन्नता इसमें मानता है आपका उनकी सॉरी अपने अपनी समृद्धि को नागरिकों की प्रसन्नता के आधार पर मानता है। बिल्कुल नहीं है तो ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा आपका कौन सा आपका हिब्रू आंसर हो गया, लाइन ऑफ थंडरस्टॉर्म का प्रसन्नता के आधार पर नापे जाने। और देखिएगा विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आप देखिएगा रिपोर्ट कैसी क्या होती है, मैं किसी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं हूँ, ना मैं इतना सक्षम हूँ लगा सकूँ, लेकिन देखिएगा पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जहाँ पे क्या कंडीशन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से बेटर कंडीशन में दिखाए जाते हैं। भुखमरी सूचकांक की इंडेक्स है, इनमें भी हमारे यहाँ अच्छी कंडीशंस होती है कई सारे देशों की, और वास्तविक स्थिति क्या होती है आप सभी जानते हैं। तो ये सारी की सारी बायस्ड रिपोर्ट्स होती हैं काफी हद तक, बहुत सी चीजें होती हैं जो आपके केवल एक तरफा फैसले होते हैं जिनके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बोनालू देवी यम उत्सव, ये आपको याद होगा इसके पहले कि हम लोगों ने आपके एक पेपर में इसको डिस्कस किया हुआ था, इसके पहले आपके आई थिंक ये 4th क्लास है, हम लोगों ने 3rd शिफ्ट की या 2nd शिफ्ट की क्लास में ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था, 3rd और 2nd पेपर में। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाना त्योहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है, देखिए बोनालू उत्सव कहाँ पर होता है आपका, तेलंगाना में होता है। हम लोगों ने पहले ही आपको उसको डिस्कस किया हुआ है, ये लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, उन लोगों को देखने का मिलेगा। महाकाली की पूजा के लिए आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तेलंगाना में आपका कौन सा, बोनालू उत्सव, ठीक। और एक और बतूका करके भी होता, फूलों का त्योहार करके, वो भी तेलंगाना में होता है। और रिसेंटली आपके है देखो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित करके किया जाता था, मेनहिर, संगोरा वृत्त, शैलकत गुफाएं और महापाषाण तुंब डोलमेन। देखिएगा होता था आपका पाषाण काल की बात होती थी, तो पाषाण काल में आपके जो समाधिकरण है, समाधिकरण मतलब आपका शवों के दफनाने की प्रक्रिया, तो इस समाधिकरण के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ
कि पूछ रहे कौन सी ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें शव को दफना के उनके चारों ओर आपके क्या करते थे, बड़े-बड़े ऐसे पत्थरों को रख दिया जाता था। तो ये हमारी आपकी जो आपके कॉन्सेप्ट था, इसको आपके जो स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम लोग महापाषाण तुंग या डोलमेन बोलते थे। देखो होता क्या था कि पाषाण काल में आपको 3 प्रकार के समाधिकरण मिलते थे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और एक आपका ये, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता था कि आपका जब व्यक्ति को गाड़ते थे तो व्यक्ति को गाड़ते समय क्या करते थे, उसके हाथों को ऐसे उसके सिर के पीछे मोड़ दिया जाता था, उसके पैर मोड़ दिए जाते थे, उसके साथ उसके दैनिक आवश्यक वस्तुओं को भी रख दिया जाता था। और ऐसे केस में ये माना जाता था कि वो जो व्यक्ति है वो दूसरे जीवन की ओर या यात्रा पे जा रहा है, जहाँ पे उसके साथ की भी उसके आवश्यक वस्तु दैनिक उपयोग की होनी चाहिए। तो ऐसा पाषाण काल से ही क्या रही है, मान्यताएं रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई बता सके कि पाषाण काल में भी आपका नवपाषाण काल में मनुष्य के शव के साथ कुत्ते के साथ, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है। मनुष्य के शव के साथ में कुत्ते के साथ, मुझे बताइएगा। हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, मनुष्य के शव के साथ में कुत्ते के। तो ये कहाँ से मिलते हैं, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। मैंने ही आंसर दे दिया है। बहुत से लोगों से, बच्चों से बोलता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, ट्राई नहीं करते। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका, बुर्जहोम, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये होगा। आगे देखिएगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस का स्त्राव करती है। पित्तरस की बात हो रही है। पित्तरस जिसको हम आपका बोलते हैं आपका बाइल जूस के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ से निकलता है। तो अगर पित्तरस की बात करते हैं तो पर्णापीनियल ग्रंथि, पीयूषिका, अग्न्याशय और यकृत, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ये जो हमारा पित्तरस होता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, यकृत से। अगर हम बात करते हैं यकृत की, मनुष्य का यकृत लीवर, ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपका एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके दो पार्ट में बटा होता है। यकृत की दीवारों से क्या होता है, आपका एक रस निकलता है जिसको हम लोग आपका पित्त रस बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। ये पित्तरस जो होता है आपका क्षारीय स्वभाव का होता है, और ये क्या करता है, इसमें आपके एक भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक भी पाचक एंजाइम नहीं होंगे, लेकिन ये पाचन में बहुत ज्यादा सहयोग करता है, ठीक। क्योंकि आंतों में भोजन के क्रमांकुचन की क्रिया को बढ़ाता है। ये पित्तरस भोजन में जाकर किससे मिलता है, आपका ग्रहणी से मिलता है, ठीक। और यहाँ पर ये निकलता कहाँ से है आपका, ये निकलेगा कहाँ से आपका, अगर पूछे निकलता कहाँ पर, यकृत में। और स्टोर कहाँ पर होता है, तो लीवर के ऊपर, यकृत के ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय, या क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय या गाल ब्लैडर। तो ये स्टोर कहाँ पर होता है आपका, पित्ताशय में होता है आपका यकृत, ठीक, सॉरी पित्तरस। तो अब यहाँ पर क्या हो रही है, किसकी, आपकी इस पित्तरस की बात हो रही है। तो देखिएगा, ये आपका हल्के हरे पीले रंग का क्या होगा, द्रव होगा, ठीक है। हल्के हरे पीले रंग का द्रव होगा, और इसका जो आपका पीला रंग होगा, ठीक है, ये क्या होता है आपका पित्त वर्णक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे इसमें दो पित्त वर्णक पाए जाएंगे, एक का नाम होता है बिलरुबिन और एक का नाम होता है आपका बिलवर्डीन। दो वर्णकों को याद रखिएगा, बिलरुबिन और बिलवर्डीन। ये दोनों पित्त वर्णक होते हैं, येलो पिगमेंट होते हैं, भोजन में मिलते हैं, डाइजेशन को आसान बनाते हैं। लेकिन कभी कभी जब बिलरुबिन और बिलवर्डीन इन्फेक्शन की वजह से भोजन में ना मिलकर रक्त में मिल जाते हैं, रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं और कोशिकाओं के रंग को पीला कर देते हैं। तब ऐसी अवस्था में शरीर पीला पड़ जाता है और एक बीमारी हो जाती है जिसको आप पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इस मतलब पीलिया नामक जॉन्डिस बीमारी के लिए किसकी अनियमितता होगी, यकृत की अनियमितता होगी, या इस आपके पित्त रस के किसके में, रक्त में मिल जाने से आपका पीलिया नामक बीमारी होगी। याद करिएगा पित्त वर्णक दो कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बिलोबिलॉन, बिलिवर्डिन, ठीक है। और यकृत के बारे में आप सभी जानते हैं, ये क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लगभग कितनी है आपकी, 1.5 kg की, ठीक है। कितने, 1.5 किलो की, ठीक। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में इसे इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं? देखिए क्या भारत में जो हमारा आपका करेंसी होगा, जो मुद्रा का नियमन होगा, ये आपका नॉर्मली किसके हाथ में होता है? आपका आरबीआई के हाथ में होता है। आरबीआई के गवर्नर द्वारा आपको देखा होगा कि मैं आरबीआई का गवर्नर नोटों पे लिखा था, मैं इस 500 के नोट पे धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, अदा करने का वचन करता हूँ, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है, लेकिन 1 रुपए की नोट की बात करते हैं। आप सभी को पता है 1 रुपए के नोट किसे दिया जाता है? आपका वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इस 1 रुपए के नोट पर हमारे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, हमारे आपका कौन होगा? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। 1 रुपए के नोट पे कभी भी आपके आरबीआई की गवर्नर नहीं होती है या फाइनेंस मिनिस्टर के आपके हस्ताक्षर नहीं होंगे। यहाँ पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। और वित्त सचिव वर्तमान में हमारे यहाँ के कौन है? अजय भूषण पांडे। ठीक है, यहाँ पे कौन है आपके? अजय भूषण पांडे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबको पता है बेसिकली। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया है? देखो फंडामेंटल आपके राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक, तो ये हमारे आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके मौलिक अधिकारों की, ठीक, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और इन्हें कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में बाद में आपका टर्म जोड़ा गया था बिल ऑफ राइट्स करके। ठीक है, उस बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर, अधिकारों का बिल ऐसे उससे प्रेरित होकर क्या किया गया? भारतीय संविधान में भी क्या जोड़े गए हैं? मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में किसका उल्लेख है? हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों को उल्लेख है। ठीक लीजिएगा, एक बहुत बेसिक सी चीज बताते हैं मौलिक अधिकारों के बाद में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत में क्या होता है? हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार मिलते हैं। जैसे समझ लीजिएगा क्या है अधिकार, नाम में ही कि आपको राइट मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। ऐसे हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कहीं भी निवास करने की आज़ादी है, ऐसे कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है। लेकिन अगर हमें बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा हम कुछ भी बोलें। हमें व्यवसाय करने की आज़ादी है तो हम कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते जो स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए या किसी भी अन्य प्रकार से क्या होगा? हानिकारक होगा। कहीं भी निवास करने की आज़ादी है तो इसका मतलब ये नहीं है हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाके बस जाएँ कि भैया हम तो घर यहीं पर बनाएँगे। कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता है तो पता चले आप राष्ट्रपति भवन में घुस जाएँ और आप बोले आज तो तुम्हारा भाई यहीं सोएगा, यहीं रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो ये हमें संविधान द्वारा प्रदत्त क्या है? अधिकार हैं, जो हमें जो दैनिक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। ये हमारे ऐसे अधिकार हैं, जो दैनिक जीवन के लिए क्या होंगे? आवश्यक होंगे। लेकिन ये जो अधिकार होंगे, ये हमें आपका सॉरी ये जो प्रक्रिया होगी, इसमें हमें अधिकार तो मिलता है, साथ ही इन अधिकारों पर तुरंत क्या लगता है? आपका नियंत्रण भी रहता है। ठीक है, हमारे अधिकार होंगे, हमें स्वतंत्रता होगी और स्वतंत्रता पे क्या होगा? नियंत्रण भी होगा। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि समाज में कोई आपकी विद्वेष की घटना हो या लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ हो। आपको घूमने-फिरने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं आप कहीं भी घूमेंगे-फिरेंगे। आपको व्यवसाय करने की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी व्यवसाय करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर लेकिन करके आपकी उन स्वतंत्रताओं पे क्या रखा है? सरकार ने नियंत्रण रखा है। नागरिकों को दैनिक जीवन जीने के लिए जो अधिकार होंगे, वो मौलिक अधिकार होंगे, जो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं और किसके रूप में लिए हैं? बिल ऑफ राइट्स के रूप में लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिएगा शास्त्रीय नृत्य आपसे नॉर्मली जो आपका एमटीएस में केवल आपके जो मेन 8 शास्त्रीय नृत्य उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे सत्रिया नृत्य आपका पूछा गया, सबको पता है कहाँ का? आपका असम का ही आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आपका सत्रिया। ठीक है, और कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक इसको इतना डिटेल में हम लोग डिस्कस करने की नीड नहीं है, सबको आपका आंसर पता होगा। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, तापी, माही और नर्मदा। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी यानी भारत के दक्षिण पूर्व में गिरती है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर नदियां लिखी हुई कई सारी। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको उसके नर्मदा को। तो यहाँ पर एमपी में एक पहाड़ियां पड़ती हैं जिनको बोलते हैं आपका अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ी से भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी निकलती है जिसका नाम क्या? आपका नर्मदा नदी। ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है और भारत में उत्पन्न होकर
इस अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर अरब सागर में गिरती है यहाँ पर आकर भारत से होकर जाने वाली तो सिंधु हो सकती है, क्योंकि सिंधु की लंबाई इससे ज्यादा है। लेकिन भारत में उत्पन्न होकर गिरने वाली अरब सागर में सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? नर्मदा नदी होती है। ठीक, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भारत से होकर जाने वाली सबसे बड़ी कहेंगे तो ब्रह्मपुत्र कहेंगे, और भारत की कहेंगे तो किसको कहेंगे? गंगा को कहेंगे। तो यहाँ पर नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से भ्रंश घाटी में बहते हुए गुजरात के भड़ौच नामक शहर पर ऐश्वर्य या ज्वार नदमुख बनाते हुए क्या कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिरकर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये नर्मदा नदी है। इसके बाद में अगर हम देखें अगली, तो यहाँ पर हमारी आपकी एक नदी है जिसका नाम है आपका तापी नदी। एमपी में बैतूल का पठार पड़ता है, बैतूल रीजन है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको आपका बोलते हैं तापी नदी। तो यहाँ पर आपकी ये अपर साइड में आपकी विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से नर्मदा बहती है, सतपुड़ा और अजंता के बीच से कौन सी बहती है? तापी नदी बहती है। याद रखिएगा, तापी नदी सूरत के पास में, ठीक है, यहाँ पर सूरत है इसके मुहाने पर, सूरत में आपका क्या करती है? एस्चुरी बनाते हुए खंबात की खाड़ी में गिरकर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक और नदी आपको दे रहे हैं और इस नदी का नाम है आपका कौन सा? माही नदी। माही नदी विंध्याचल पहाड़ियों के क्षेत्र से निकलती है और कुछ इस हिसाब से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरकर समाप्त हो जाती है। तो माही नदी के बारे में खास बात है, ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमसे पूछे तो कौन सी होती है? माही नदी होती है। या इक्वेटर या रेखा कौन सा? कांगो। आ गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर गोदावरी नदी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं। इन त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती, कौन सी? आपकी गोदावरी नदी। ये जो गोदावरी नदी है ये आपकी भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे बड़ी नदी। गंगा के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसे हम लोग बुलाते हैं किस नाम से? दक्षिण गंगा बुलाते हैं। दक्षिण की गंगा नहीं करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा, या इसी को हम लोग बुलाते हैं कौन सी गंगा? बूढ़ी गंगा बुलाते हैं, वृद्ध गंगा। ठीक है, तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा नदी कौन सी हो गई? आपकी गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी और 1465 किलोमीटर, और गंगा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी डिस्कस करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। निम्नलिखित में भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को आपका रुक्मणी देवी अरुणदेव, मल्लिका साराभाई, माधुरी दीक्षित, सरोज खान ऐसे होगा। ठीक है, कुछ के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूं इनका आंसर क्या है? रुक्मणी देवी अरुणदेव। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणदेव जो है ये राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला भी है। ठीक है, आप इनको ऐसे कर सकते हो, पहली महिला, तो वो कौन है? आपकी रुक्मणी देवी अरुणदेव, जो क्या थी? नर्तकी, मतलब एक फेमस डांसर थी, जो कौन सा नृत्य? भारतनाट्यम, इससे संबंधित थी। ठीक है, कौन सा नृत्य करती थी? भारतनाट्यम के लिए आपका फेमस थी रुक्मणी देवी अरुणदेव, राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला। अगर पूछा जाए राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री, राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री, इनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा में चुनी गई थी वो थी नरगिस दत्त। इनको भी याद रखिएगा,
नरगिस दत्त, इनको 1980 में चुना गया था और इनकी 1981 में ही क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी पैनक्रियास कैंसर से। ठीक है, तो नरगिस दत्त थी जिन्हें 1980 में राज्यसभा में चुना गया था, पहली अभिनेत्री राज्यसभा में चुनी वाली। और नरगिस दत्त के बारे में एक और बात खास बन जाती है, ये पहली महिला थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। याद कर लीजिएगा, पद्मश्री अवार्ड पाने वाली पहली महिला, राज्यसभा में चुनी वाली पहली महिला अभिनेत्री, दोनों में कौन हो जाएंगे, नरगिस दत्त। और राज्यसभा में चुनी वाली पहली महिला या पहली महिला नर्तकी तो कौन होंगी, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। यहाँ पर आपका मल्लिका साराभाई का जिक्र हो रहा है, तो मल्लिका साराभाई भी बिलोंग करती है किससे, भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम और उसके साथ में ये आपके कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है नृत्य शास्त्री, उससे भी आपके बिलोंग करती हैं। और ये किसकी बेटी हैं, ये बेटी हैं बहुत फेमस नर्तकी हुई आपकी नर्तक मृणालिनी साराभाई। ठीक है, कौन, मृणालिनी साराभाई। और इनके जो पति थे हम सब जानते हैं, भारतीय स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई, ये इनकी बेटी कौन है, आपके मल्लिका साराभाई। मृणालिनी साराभाई भी भरतनाट्यम की बहुत फेमस आपकी डांसर थी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सारे नाम। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। देखिए सर लोग जानते हैं हमारे आपके गोल्डन बॉय, ठीक है, कौन है, नीरज चोपड़ा। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलाते हैं, आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में 2020 का जो 2021 में एंड हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, गोल्ड पदक जीता था। इन्हीं की इस जीत के उपलक्ष्य में हर साल 7 अगस्त को, डेट याद कर लीजिएगा, 7 अगस्त को एक दिवस मनाया जाना भारत सरकार ने चालू किया है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है, आपका इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये कब होता है, आपका 7 अगस्त को। और अगर हम लोग 7 अगस्त की बात कर ही रहे हैं तो 7 अगस्त को एक और दिवस याद रखिएगा, 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है आपका पहले से हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। क्यों मनाया जाता है ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को बंगाल में एक आंदोलन चालू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इस मूवमेंट को याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। और इस स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे या हथकरघा दिवस। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, किसके, नीरज चोपड़ा जी की जीत के उपलक्ष्य में। ये नीरज चोपड़ा थे। अगर फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पहले ही बताया है, व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किसने आपके ओलंपिक में स्वर्ण जीता था, तो वो हमारे आपके कौन थे, अभिनव बिंद्रा। इनको नाम याद रखिएगा, कौन है, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा कब, आपके 2008 के इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में आपके स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा, से जैसे में सभी निर्जीव घटक, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, कौन सा निर्जीव मतलब जीवन नहीं होगा, तो सीधी सी बात है जिनमें जीवन नहीं है वो आपके क्या कहलाते हैं, अजैविक कहलाते हैं। ठीक है, तो अजैविक घटक किसमें से आपके हो सकते हैं, ठीक है, अजैविक वातावरण में ही होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपसे जैविक वातावरण, जैविक की बात करते हैं तो जो भी हमारे जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियां जिनमें भी आपका जीवन है, इनको लोग आपका बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, जैविक वातावरण यानी बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक। ठीक, तो यहाँ पर आपके जिनमें भी जीवन नहीं होगा वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में हो जाएंगे, जो भी हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां वगैरह। कृत्रिम जो होता है हमारा आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिफिशियल में हम एक एक्वेरियम को ले सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियम हम आपके घरों में ही बना सकते हैं। ठीक, देखो पावर का कुछ इश्यू है, आ गया, कुछ पावर का इश्यू बताया था उसने। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्वेरियम को हम घर में बना सकते हैं। एक्वेरियम में क्या हो सकता है, पानी जो होगा वो अबायोटिक हो जाएगा, लेकिन उसमें रहने वाली मछली क्या हो जाएगी, आपकी बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगी। और स्वस्थ वातावरण ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा का बी। बढ़ते हैं आगे। लेकिन किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या रेडियस पूछी गई है, लिथियम, नाइट्रोजन, बेरिलियम और कार्बन। ठीक है, यहाँ पर सबकी अलग अलग परमाणु त्रिज्या पूछी गई हैं। यहाँ पे सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, आपकी लिथियम की होती है। याद करिएगा, लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, आपकी 182 होती है। याद रखिएगा 182 है। लिथियम के बाद में जो अगला हमारा नंबर किसका होता है, आपका कार्बन का होता है। कार्बन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, आपकी
170 होती है। कार्बन के बाद में हमारे आपके दिए गए ऑप्शन में से अगर देखें तो बेरिलियम होता है, इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 153 होती है। फिर आता है हमारा आपका नाइट्रोजन होता है आपका, जो नाइट्रोजन की भी बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, इसकी कितनी होती है आपकी 155 होती है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी ऑक्सीजन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 152 होती है। हाइड्रोजन की हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है आपकी 120 होती है। तो परमाणु त्रिज्या आपसे पूछ ली गई है, तो दिए गए में से आपका सर्वाधिक इसकी परमाणु त्रिज्या होगी हमारे आपकी लिथियम की, ठीक है। अभी इसे लिथियम के हम लोग बैटरीज वगैरह बनाते हैं, मोबाइल फोन की बैटरी या कारों की बैटरी में इसका लिथियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 2021 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैचों की मेजबानी किस देश ने की थी। 2021 का आईसीसी का पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप पूछ रहा है, तो ये कहां पर हुए थे, यूएई और ओमान में, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। हाँ, ये देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में क्या हुआ था, आईसीसी का पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा, 2021 का आपका, ठीक, जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। अगर इस बार की बात करते हैं तो अभी के लिए हमारे लिए करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। आपका आईसीसी का अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और ये किसका, आपका फीमेल का, गर्ल्स का, ये पहली बार हुआ है। और पहली बार इसको किसने जीता है, भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है, भारत की लड़कियों ने जीता है। बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा ये पॉइंट आपका। तो किसने जीता है, भारत ने जीता है। किसको हराकर जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार का ये, ठीक है। आईसीसी का अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप, ये अच्छा, ये हुआ कहां पर था, ये भी देख लीजिएगा, ये कहां पर होता है आपका, साउथ अफ्रीका में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए तलीय तट आपके जो किनारे होते हैं, तो जैसे आपका ये समुद्र का तट होगा, तो इस समुद्र के तट के किनारे एकदम उठे हुए ऊर्ध्वाधर इन तटों को आपको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तट जो कहलाते हैं आपके समुद्री भृगु या सी क्लिफ कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका सी क्लिफ होंगे, जो समुद्र के किनारे एकदम खड़ी ढाल वाली आपकी क्या होती है, संरचनाएं होते हैं। आपने बहुत सी जगह पर आपका देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर्स को वीडियोस में, अगर किसी के जाने को सौभाग्य रहा पर्सनली तो बात ही अलग है। यहाँ पर क्या होता है, गोखुर, गोखुर आपके जो नदियां विसर्पण करती हैं, जो ऐसे लहरा के चलती हैं, और जब नदी क्या कर दें, अपने मार्ग में परिवर्तन कर दें, तो नदी के द्वारा अपने मार्ग में परिवर्तन करने के बाद जो हमारा आपका क्या होता है, रास्ते में जो आपकी झील बन जाती है, इसको हम लोग गोखुर या ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। गोखुर लेक या ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप इसी तटीय क्षेत्र में जब समुद्र की लहरें क्या कर दें, अंदर आपका कोई मतलब खाली जगह बना लें, गड्ढा वगैरह कर दें, तो इसको हम लोग आपका समुद्री गुफा के नाम से जानते हैं। और समुद्री मेहराब या मतलब जो समुद्र के द्वारा आपके तटीय क्षेत्रों में जो चट्टानें होती हैं उनको काट के आपके उसके बीच से अपना रास्ता बना लिया जाए, तो ये जो आर्क बनता है इसको हम आपके किसके नाम से जानते हैं, समुद्री मेहराब के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंडित रविशंकर को 1967 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार, देखिए ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार है, और पंडित रविशंकर हमारे बहुत फेमस आपके क्या है, आपके म्यूजिशियन थे, अभी इनकी डेथ हो चुकी है। तो 1967 में इनको किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था, तो ये जो इनको पुरस्कार मिला था वेस्ट मीट्स ईट्स के लिए, ठीक है, वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको क्या हुआ था, इनको आपका ये अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड इनको अकेले नहीं मिला था, इनके साथ में, ठीक है, यहूदी, ठीक है, इनका नाम है यहूदी मेनहुइन, ठीक है, मेनहुइन, ये यहूदी मेनहुइन ये वायलिन के वादक हैं, और इनके साथ में इनको संयुक्त रूप से मिला था। तो यहूदी मेनहुइन और रविशंकर को 1967 में ग्रैमी अवार्ड किसके लिए था, वेस्ट मिड ईस्ट के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पंडित रविशंकर को ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, क्या बजाते हैं, किस आपके के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था, सब जानते हो इसको, तानसेन, टोडरमल, बीरबल और राजा मान सिंह। तो अकबर के नवरत्नों में से ये सारे नाम हैं, जिनमें से तानसेन जो थे इनको जाना जाता है किस नाम से, इनका मूल नाम था राम तनु पांडे, संगीत के लिए जाने जाते हैं। टोडरमल, ये दीवान राजा टोडरमल थे, और ये अकबर के कौन से मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, इनको याद रखिएगा, ये अकबर के क्या है, राजस्व मंत्री हैं। और टोडरमल ने राजस्व के लिए एक व्यवस्था चालू की थी जिसको बोला जाता है
दहसाला बंदोबस्त, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के लिए दहसाला बंदोबस्त किसने तैयार किया था? टोडरमल ने, और ये अकबर के साम्राज्य की आय को बढ़ाता है। दहसाला बंदोबस्त को सबसे पहले आपका गुजरात में लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और टोडरमल उन कुछ गिने चुने व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें अकबर ने स्वयं निर्णय लेने का अधिकार देकर रखा हुआ था। बाकी निर्णय लेने के लिए आपके अकबर से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। उनमें से आपके एक जो परमिशन खुद से डिसीजन ले सकते थे कौन थे? टोडरमल थे। बाकी बीरबल और राजा मानसिंह आप सब जानते ही हैं, ठीक। अगला देखिएगा, और हाँ देखिए मानसिंह मैं बता दूं राजपूत शासक थे, और आप सभी जानते हैं आमेर के राजा जो भारमल थे उनके परिवार से बिलोंग करते हैं। और हम लोगों ने सब जगह पढ़ा हुआ है कि जो अकबर हैं और अकबर की बीवी का नाम, वाइफ का नाम जोधाबाई है। देखिएगा ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, ये केवल केवल आपका एक भ्रांति है जो टीवी चैनलों द्वारा और बाकी दुनिया भर के लोगों द्वारा फैलाई गई है। अकबर की कहीं भी किसी बीवी का नाम जोधाबाई नहीं मिलता है। अकबर की बीवी का नाम जो मिलता है तो हरखाबाई मिलता है, जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जोधाबाई कैसे कहीं कुछ नहीं है। टीवी पे नाटक आ गया, कोई पिक्चर आ गई, जिसमें आपने देख सुन लिया तो आप भी पढ़ सुनना है, नहीं जोधाबाई नहीं था। अकबर के जो पुत्र थे सलीम, उनकी पत्नी का नाम तो एक बार फिर भी जोधाबाई मिलता है, लेकिन कहीं भी आपके अकबर की जो आपकी पत्नी है वो कहीं भी आपकी हरखाबाई सॉरी जोधाबाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? टोडरमल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों ने किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह को पुनर्जीवित किया था। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करने वाले 1943 में आजाद हिंद फौज के लिए कौन थे? तो सबको पता है, बच्चों को पता होगा कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। अभी रिसेंटली हमने इनका जन्म दिवस मनाया है, कब मनाया है? 23 जनवरी को, 23 जनवरी को, किसके रूप में? पराक्रम दिवस, ठीक है। एक दिवस मनाया जाएगा आपका कौन सा? पराक्रम दिवस। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इसी दिन एक दिवस मनाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी दिन आपका नेताजी दिवस करके वो मनाया है। भारत सरकार क्या मनाती है? पराक्रम दिवस मनाती है। यहाँ पे देखिएगा 1943 के समय, उसके पहले आपका क्या होता है कि बहुत सारे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिशर्स के लिए लड़ाई लड़ रहे होते सिंगापुर में, उनको जापान, जब ब्रिटेन जापान का आगे सरेंडर कर देता है, वो भारतीय सैनिक सारे सारे हैंडओवर हो जाते हैं किसको? ब्रिटेन की जापान की आर्मी को। तो जापान की आर्मी में उन सैनिकों को लेकर क्या होते हैं? रास बिहारी बोस एक आर्मी बनाते हैं, और उस आर्मी का कैप्टन किसको नियुक्त करते हैं? आपके जनरल मोहन सिंह को। और ये जो आर्मी बनती है इसका नाम होता है INA। याद कर लीजिएगा क्या है नाम? INA मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। यहाँ पे एक आर्मी बनती, कौन सी? इंडियन नेशनल आर्मी, INA बनती है। यही INA को क्या करते हैं? बाद में हैंडओवर कर दिया जाता है किसको? आपका सुभाष चंद्र बोस जी को, जिसको क्या बनाते हैं? आपके आजाद हिंद फौज, फिर उसका नाम हो जाता है आजाद हिंद फौज। अगर INA के लिए अगर पूछे कि ये किसकी वैचारिक उत्पत्ति थी, पैतृक उत्पत्ति भी इसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक जो जापान के मेजर थे जिनका नाम था आईविची फूजीहारा, और एक सिख थे जिनका नाम था ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो इन दोनों लोगों ने सम्मिलित रूप से प्रयास किया, और इनके प्रयासों से ही क्या हुआ? एक सेना बनकर तैयार होती है INA। और ये जो INA है, ये आजाद हिंद फौज है, ये सारे के सारे काम कहाँ पर हो रहे हैं? सिंगापुर में। ये भी याद रखिएगा कहाँ पर होंगे? सिंगापुर में। कभी भी जापान आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य से संबंधित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? देखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू बहुत ही करंट में इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक मूवी आई हुई थी आपके RRR, ठीक है। इसमें इनकी स्टोरी दिखाई गई है। RRR में अल्लूरी सीताराम राजू की स्टोरी दिखाई गई है, कुछ पार्ट उसका। और ये जो अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी विद्रोही थे, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपका रिसेंटली क्या मतलब थोड़ा सा पुराना चीज है, 4 जुलाई 2022, 4 जुलाई 2022 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। याद कर लीजिएगा 125वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 1897 में वर्तमान में कहां पर? आपके आंध्र प्रदेश में होता है, 1897 में होता है। और अभी रिसेंटली आपका लास्ट ईयर 4 जुलाई 2022 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? आपकी 125वीं जयंती मनाई गई थी, जिसके लिए आपके अल्लूरी सीताराम राजू आपके फेमस हैं। बिलोंग करेंगे कहां से? आपके महाराष्ट्र सॉरी आंध्र प्रदेश से। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और RRR आपको पता है इसका सॉन्ग कौन सा था? नाटू नाटू, जो आपके क्या किया था? इसने अभी आपका गोल्डन ग्लोब जीता था।
और ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ऑस्कर में भी नॉमिनेट होने वाला सॉन्ग बन गया है। ठीक है, ओरिजिनल साउंड स्कोर के लिए। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार, आप सबको पता है कि हमारा इसको आपका भगवान जगन्नाथ का मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सबको पता है कहां पर है, आपका उड़ीसा में है। तो यहाँ पर क्या होगा, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप कहां पर हो जाएगी, आपकी उड़ीसा में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका कहां पर हो जाएगा, आपका उड़ीसा में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, जगन्नाथ मंदिर की, ठीक है, किसकी, जगन्नाथ मंदिर की। ये बोला जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, आपका व्हाइट पैगोडा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, व्हाइट पैगोडा या सफेद पैगोडा किसको बोलते हैं, जगन्नाथ मंदिर को। और फिर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लैक पैगोडा ये किसको बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं किसको, कोणार्क का जो क्या उनका मंदिर है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये आपके ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोडा हो गया, व्हाइट पगोडा कौन हो गया, जगन्नाथ मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, मधुपुर डेल्टा। देखिएगा, अगर बात करते हैं सुंदरी वृक्ष की, तो अगर हमारे यहाँ पर एक टाइप के वन होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, मैग्रो वन। ये मैग्रो वन हमेशा केवल केवल कहाँ पाए जाएंगे, दलदली क्षेत्रों में और डेल्टाई क्षेत्रों में। इनकी विशेषता होती है कि ये आपके बहुत ज्यादा पानी में भी आपके सर्वाइव करते हैं, खड़े रहते हैं। तो ऐसे केस में ये जो डेल्टाई वन होंगे या मैग्रोव वन होंगे, कुछ भी हम बोल सकते हैं इनको, आपका ये हमेशा कहाँ पर होंगे, समुद्र के किनारे होंगे। यहाँ पर आपके सारे डेल्टा आपके दिए हुए हैं। तो अगर मैग्रोव वनों की हम बात करते हैं तो इनमें कई सारे पेड़ पाए जाते हैं, जिनमें से आपका पहला है सुंदरी, फिर है आपका कैसू, रीना, फिर नीपा, अगला है ताड़, गोरिने और कई सारे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका सुंदरी वृक्ष के लिए। ठीक, सुंदरी वृक्ष जो होंगे ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। अभी नहीं आई बारिश तो इसको जल्दी से। आगे थोड़ी सी, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पर देखिएगा, सुंदरी वृक्ष जो होंगे कहाँ पाए जाएंगे, सुंदरबन के डेल्टा में। और सुंदरबन का डेल्टा बना जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं, बांग्लादेश में मिलती हैं, और बांग्लादेश में इनको पद्मा और जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो सुंदरी वृक्ष कहाँ पर, इन्हीं सुंदरी वृक्ष के नाम पर इसको सुंदरबन का डेल्टा बोलते भी है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, गॉन गर्ल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर आपकी गॉन गर्ल एक बुक है, इसमें 2014 में मूवी बनी थी, पुरानी है, ऐसे एसएससी ने पूछ ली, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये गिलियन फ्लिन थी, ठीक है, एक अमेरिकी लेखक है गिलियन फ्लिन, और इनको क्या हुआ आपका, इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, गॉन गर्ल करके। ठीक, तो ये आज के आपके फोर्थ पेपर का हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ, देखा कैसे क्वेश्चन है, आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे उम्मीद है ऐसा, क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। पढ़िएगा, नोट जो बनाइएगा, क्योंकि अब एसएससी जीडी का जो भी पेपर होगा, सॉरी एसएससी एमटीएस का जो भी पेपर होगा, उसमें आपके लिए जीएस और इंग्लिश की सारा रोल प्ले करने वाली है। और बाकी मैथ और रीजनिंग का रोल भी है, वो आपकी क्वालिफाइंग है, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके ये हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।